पे हम पहुंच पाते हैं तो जो एफटीए का हमें बेनिफिट मिलेगा फिर, नहीं तो ये डबल एज वेपन है, उल्टा पड़ेगा वरना ये। आम आदमी के रिएक्शन पे आप कहेंगे आम आदमी सीधा सीधा आम आदमी पर असर पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पूरी रिसोर्सेज बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसका सीधा सीधा असर वाइड स्प्रेड होगा जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो आम आदमी को अभी वो समझने की जरूरत है, आप कह रहे हैं। इस बार क्या किया, वो रेवड़ी बांटने वाली नीति नहीं अपनाई है कि भाई दिखाने के लिए कुछ करना है। ऐसा किया गया है कि जो लार्जर स्केल पे हो, वो तो नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से भी दिखाने के लिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात भी करी बजट के बारे में, कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं दिखाने के लिए कुछ करना चाहता हूं, और ना हमने बजट में कभी देखा कि दिखाने के लिए कुछ कराओ। कहीं पहले 3-4 बजट में स्टिल रिमेंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट्स को बार बार कहा जाता था आम आदमी के लिए क्या है, कॉमन मैन के लिए क्या है। अब आप देखिए आज डिजिटल ट्रांसफर्स में हम कहां खड़े हैं, कई ऐसे मापदंड है जहां मेक इन इंडिया में हम कहां खड़े हैं। कहीं ना कहीं कुछ बड़ी बड़ी चीजें ये सरकार करती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करती है। हमने देखा है नरेंद्र मोदी की 25 साल की गवर्नेंस में 12 साल उनको बतौर प्रधानमंत्री होने वाले हैं, उससे पहले गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे। हमने देखा वो कोई भी चीज शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, मोदी डज इट फॉर लॉन्ग टर्म। मोदी लंबी अवधि के लिए कुछ भी प्लान करते हैं। हमने देखा डिजिटल इंडिया का जो प्लान हुआ उसमें किस पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया था डिजिटल इंडिया का, संसद के अंदर मजाक उड़ाया था, कैसे एक पानी वाला एक सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट करेगा, हमारा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और इन टुडे डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया इज नंबर 1। हमने डिफेंस सेक्टर के अंदर हमने किस तरह से ग्रो करा है, इसकी कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ है वो तो एंटिसिपेटेड ही नहीं थी कि इंडिया की इस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ है। तो ये सब, लेकिन देखिए जाहिर सी बात है कि ये आम आदमी के लिए समझना या उसको देखना, डायरेक्टली देखना मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह से समझा सकते हैं कि वाटरफॉल जहां से गिर रहा है उसके सोर्स पे काम किया है, ना कि जहां गिर रहा है उस पे काम किया है। तो अपने आप जब सोर्स पे काम होगा तो लार्जर स्ट्रीम आएगा, अमित सिंह कुछ किसानों के साथ है उत्तर प्रदेश से, उनका रुख करते हैं। अमित, क्या कह रहे हैं किसान, कहां से हैं आप उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूद? बिल्कुल अमित, देखिए इस वक्त हम मोहनलालगंज में मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ किसान हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सरसों का खेत लगा हुआ है। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, आप बताइए, काफी खुश लग रहे हैं, बजट देखा आपने? सर बजट तो हमने देखा, बजट बहुत अच्छा है, मगर किसानों के लिए कुछ विशेष नहीं है। बाकी अपना जो देश का ग्रोथ है वो तो होगा ही। बहुत अच्छा है बजट और मोदी सरकार से हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप बताइए, आप अगर हम डिफेंस के तरफ बात करें तो डिफेंस में जिस तरीके से डिफेंस में थोड़ा सा जो है हमारा काफ़ी अच्छा रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा जो है और भी अच्छा करने की उम्मीद हमको है। और किसान हैं आप, और पीछे हम सरसों का खेत भी आप ही का है। किसान, ये खेत तो सर अपना ही है, जो है थोड़ा सा हम और भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा चीज़ें जो है हुआ अच्छा ही है, जो भी किसान को लेकर के है, और भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए हमारे लिए तो थोड़ा सा हमारे लिए। स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ता होगा? हाँ, स्मार्टफोन सस्ता हो गया है, ये तो है। कैसे है सर, हम लोग खरीदेंगे कैसे जब तक हम लोगों की ग्रोथ नहीं होगी? कुछ तो करना चाहिए ना किसानों के लिए। हम लोग सरसों और गेहूं और धान वाले आदमी हैं, तो कुछ तो ऐसा करें जिससे हम स्मार्टफोन ले सकें। एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, आप बताइए आपको कैसा लगा बजट दिखा आपने? बजट बहुत अच्छा है सर, हम इस लोग सरकार से बहुत संतुष्ट हैं सर। थोड़ा सा हमारी खेती के लिए थोड़ा सा सरकार ध्यान दे देती तो बहुत अच्छा होता, और बाकी जो हमारे देश का जो विकास हो रहा है उससे तो सबको बड़ा सुकून है, और सरकार से ये करते हैं कि आगे भी सब कुछ चलता रहे ठीक। सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ।
चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री निश्चित तौर पर कह रहे हैं भारत के विजन के लिए काम किया है, वैश्विक स्तर को देखते हुए काम किया है। आपको ऐसा लगता है कि रजत, इंडिया ने ये जो बजट दिया, भारत का जो ये बजट आया है, ये निश्चित तौर पर ग्लोबलाइजेशन तो है ही, लेकिन जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनके मद्देनजर आया है? जी डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे सबसे बड़ा हेडविंड अगर भारत की स्टोरी में सबसे बड़ा नेगेटिव हो सकता है, वो वैश्विक परिवेश जिसमें हम लोग घुसते चले जा रहे हैं उसी पे ही फोकस्ड है। सबसे जरूरी था कि जो सेक्टर्स हिट हुए हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, उसके ऊपर कुछ टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा 5 pronged इंटरवेंशंस करने की बात है, बहुत बड़ी चीज है। डिफेंस की कैपेबिलिटीज आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो चाइना ड्रोन की फैक्ट्री बांग्लादेश में लगा रहा है और वहां पे फाइटर जेट्स दे रहा है, तो आपको सारे जगहों पे अपने सैन्य कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए फोकस है वहां पे। आपने देखिए सबसे ज्यादा फोकस एफएम ने किया कस्टम्स ड्यूटी के रिवाइटलाइजेशन पे। पूरा कस्टम्स एक्ट को उन्होंने बोला हम रिफर्बिश करेंगे, दोबारा से उसको बनाएंगे, और फेमा के ऊपर बोला। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो भी बहुत ही पुराना एक्ट हो चुका है, उसमें भी उसका कोई सिंक ही नहीं आज के डे एंड एज से। तो जितने भी ये टच पॉइंट्स हैं हमारे ग्लोबल टच पॉइंट्स जो भारत के हैं, उसके ऊपर में उन्होंने काम करने के लिए विपक्ष का रिएक्शन आ रहा है। जी, और आम आदमी और मिडिल क्लास को भी ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जो हुआ है उसका उनको लॉन्ग टर्म में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने से कैसे फायदा हो सकता है। भवानी हमारे साथ हैं जयपुर से। भवानी, तो आप ज्वेलरी वालों के साथ थे, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो जो डायरेक्ट एक बेनिफिट की उम्मीद कर रहा है आम आदमी, वो इस बजट में क्यों मुश्किल था। तो आम आदमी के रिएक्शन हैं उस तरीके से देखने की जरूरत है। और भवानी दूसरी बात, जीएसटी बजट में कम नहीं हो सकता है। देखिए, आप बिल्कुल, आप ज्वेलर से हमारे साथ में माता दी जी, आप बताएं कि जीएसटी का सवाल तो बाद में, सबसे पहले आप बताएं कि क्या अब इस बजट के बाद में क्या सोने चांदी में जो उतार चढ़ाव है क्या रुकेंगे, क्या भरोसा लगेगा? देखिए, चांदी सोने में जो आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हो, तो ये पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर जो तनाव बढ़ा हुआ था, उससे लगातार जो बाजार तेज हो रहा था, उस पे सीएमई के अंदर जैसे ही मार्जिन उन्होंने बढ़ाया, तो कल आपने देखा शुक्रवार को कि बाजार में हाहाकार मच गया और चांदी सोना एकदम से धाराशायी हो गए। ऊपर से चांदी लगभग 1 लाख रुपए टूट गई। अब क्या होगा? अब मुझे ये लगता है कि जैसे सीएमई में पोजीशन सब स्क्वायर ऑफ हुई है, कल जैसे यूएस खुलेगा उसके बाद से नए सेंटीमेंट बनेंगे। एक बार बजट से असर नहीं पड़ेगा? बजट का कोई असर पड़ा नहीं है। उम्मीद थी ड्यूटी घटेगी, लेकिन सरकार ने नहीं घटाई, उसका कोई फर्क पड़ा नहीं। कि बढ़ती कीमतों का बजट से कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर दूं, सोने की जो कीमत बढ़ रही है, प्रीशियस मेटल जिन्हें कहते हैं, गोल्ड जिसे कहते हैं, सिल्वर जो कहते हैं, उसका प्रीशियस मेटल्स का इज नथिंग टू डू विद बजट। वो अपने कॉस्ट पे राइज कर रहा है, उसके लिए डॉलर भी रिस्पॉन्सिबल है। डॉलर जो पीछे वीक हुआ, जिसे जान के वीक करा गया, मेनली तो जो दुनिया में जो स्थिति है उसकी वजह से वो